जा रही थी और तभी रास्ते में उसे एक बंदर दिखता है। कुछ सोचकर वह झट से मुस्कुराती है और बंदर को आवाज लगाकर कहती है कि अरे ओ बाके बंदर, तूने कुछ खाया भी है या यूं ही पेड़ पर बैठा है? नहीं चमकी, अभी तो कुछ नहीं खाया। तो फिर लगता है कि तू ही है जो भूखा रह गया है। लगता है अब बस तू ही बचा है। अच्छा, तो चमकी बहन, तुम मुझे भी जल्दी से वहाँ ले जाओ ना। मैं भी भरपेट खाना खाना चाहता हूँ। तो पहले तुझे वहाँ छोड़ आऊंगी, फिर अपने काम से जाऊंगी। ठीक है चमकी बहन, चलो चलो। अरे वाह, ऐसे कैसे चलो? मैं तेरे लिए इतना कुछ कर रही हूँ, तो तू भी तो मेरे लिए कुछ कर। इतनी धूप है, तू एक काम कर, मेरे ऊपर छाते से छाया कर दे और ऐसे ही छतरी पकड़कर मेरे साथ चल, जब तक मैं तुझे वहाँ पहुँचा ना दूँ। थोड़ी देर चलने के बाद दोनों नदी किनारे वाले पेड़ के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तब बांके बंदर उससे कहता है कि हाँ चमकी बहन, तुमने तो कहा था यहाँ पर बहुत सारा खाना है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। देख बाके बंदर, यहाँ जितना खाना रखा था उससे कहीं ज्यादा इस जंगल में खाने वाले हैं। अब तू यहाँ देर से आया और तेरे आने से पहले सारा खाना बाकी जानवरों ने चट कर लिया, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे राजा शेरबल के पास जाना चाहिए और उसकी शिकायत करनी चाहिए। बांके बंदर राजा शेरबल के दरबार में पहुंचता है और देखता है कि वहां पर पहले से ही कई जानवर अपनी फरियाद लिए बैठे हैं। उनमें से हीरू कछुआ रोते हुए कह रहा था कि राजा जी मेरी मदद कीजिए, मुझे इंसाफ दिलाइए। उस चमकी ने कल मुझे आपका नाम लेकर डराया और कहा कि शेर आ गया है। हीरू, छुप सकते हो तो जल्दी कहीं छुप जाओ। और उसके बच्चों ने दोपहर से रात होने तक मुझे गेंद की तरह उछाला और फेंका है। आप ही बताइए राजा जी, क्या ये चमकी आपके होते हुए हमें ऐसा ही चालाकी से ठगती रहेगी? राजा जी, मेरी भी फरियाद सुनिए। आज मेरे साथ भी उस चमकी ने ठगी की है। मुझे ढेर सारे खाने का लालच देकर उस चमकी ने मुझे आराम करते हुए उठाया और भरी दोपहर में पूरे रास्ते उसने मुझसे अपने ऊपर छाता भी उठवाया। मुझे आपसे इंसाफ चाहिए राजा जी। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से चमकी की शिकायतें आ रही है। चमकी को हमारे दरबार में बुलाया जाए। थोड़ी देर बाद चमकी सर उठाए बड़ी शान से राजा शेरबल के दरबार में आती है और कहती है कि जी राजा जी, आपने बुलाया मुझे, कहिए क्या कहना है? राजा शेरबल उसे कहते हैं कि देखो चमकी, तुम्हारी बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि अपनी चालाकी का गलत प्रयोग करके इस जंगल के भोले भाले प्राणियों को परेशान करना बंद कर दो। देखिए राजा जी, मैंने कभी इस जंगल में रहने वाले जानवरों को मूर्ख नहीं बनाया। वो लोग पहले से ही मूर्ख हैं, तो मैं क्या करूं? मैं तो बस उनसे थोड़ा बहुत मजाक करती हूँ। वे कुछ सोचकर चमकी से कहते हैं कि
अच्छा चमकी, अगर तू खुद को बहुत चालाक समझती है तो तुझे मेरी एक शर्त पूरी करके इसका प्रमाण देना पड़ेगा। वैसे तो सारा संसार जानता है कि मैं चालाक हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बताइए राजा जी, क्या शर्त है आपकी? तो सुन, मेरी शर्त ये है कि आज से 2 दिन के बाद तुझे अपनी पसंद के किसी भी जानवर के साथ इस जंगल के बाहर से पूरे जंगल का एक चक्कर लगाना होगा। तुम दोनों में से जो भी जीतेगा उसे बुद्धिमान माना जाएगा, और जो हारेगा उसे अपने सर के बल पूरे जंगल के चक्कर लगाने होंगे। राजा जी, शर्त के हिसाब से मैंने भोंदूमल गधे को अपने साथ दौड़ने के लिए चुना है। चमकी के ऐसा कहने पर राजा शेरबल भोंदूमल गधे को चमकी के साथ दौड़ने का आदेश देते हैं। राजा का आदेश पाकर भोंदूमल गधा चमकी लोमड़ी के साथ दौड़ की प्रतियोगिता के लिए खड़ा हो जाता है और दोनों प्रतियोगी दौड़ने लगते हैं। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद चमकी बताए गए रास्ते से अलग हो जाती है और भोंदूमल तय रास्ते पर दौड़ता रहता है। भोंदूमल, तू गधा है और गधा ही रहेगा। मैं तो चली छोटे रास्ते से और तेरे पहुंचने से पहले ही मैं दौड़ जीत चुकी होंगी। इतना कहकर चमकी छोटे रास्ते से जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है। लेकिन ये क्या हुआ? चमकी आगे बढ़ने की बजाय जमीन के 20 फीट अंदर पहुंच जाती है। बचाओ! मैं इस गड्ढे में फंस गई हूँ। राजा जी, किसी बेवकूफ जानवर ने जंगलों के बीच में गड्ढा कर दिया है और मैं इसमें आकर फंस गई। मुझे यहाँ से निकालिए। ये गड्ढा तो मैंने ही करवाया है चमकी। अगर तू बिना चालाकी किए बताए रास्ते पर दौड़ती रहती तो तुझे इस गड्ढे में नहीं गिरना पड़ता। तू शर्त नहीं जीत पाई है। अब तेरी सजा है कि तू जंगल के 50 चक्कर लगाएगी। चमकी को रस्सी की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है और वह अपनी गलती के लिए सबसे माफी मांगती है। एक अंडा फूट गया और एक सुंदर बच्ची बाहर आ गई। आओ आओ गुड़िया, स्वागत है। बड़ी प्यारी तुम्हारी रंगत है। कुछ देर बाद दूसरा अंडा भी फूटा। तब उसमें से एक दुबला पतला और काले रंग का एक बच्चा बाहर आ गया। मंजरी को भी आश्चर्य हुआ, लेकिन माँ के लिए सब बच्चे प्यारे होते हैं। आओ आओ राजा, तुम्हारा स्वागत है। पहले बहना आई, फिर भाई को लाई। मंजूरी बहन, खुशी की घड़ी आई है। बधाई हो बधाई। दिल से धन्यवाद भाई। ये काला कमजोर बच्चा कहाँ से ले आई? यह क्या कह रही हो? यह सांवला सलोना हमारा ही बेटा है। खबरदार जो इसके बारे में ऐसी वैसी बात कही। इसका नाम मैंने राजा रखा है। अरे मंजूरी, हम दोनों कैसे हैं और ये कैसा है? मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये ऐसा क्यों है? क्या हुआ? जो भी है जैसा भी है, हमारा अपना बेटा है। इसके मुखड़े की बनावट मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसकी चोंच भी बड़ी प्यारी है। तुम्हारी सोच बड़ी प्यारी है। माँ की सोच ऐसी ही होती है। उसे अपने बच्चे सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। मंजरी कबूतरी ने बड़े प्यार से दोनों बच्चों को पालना शुरू कर दिया।
दोनों बच्चे कुछ बड़े हो गए थे और आसपास के चिड़िया के बच्चों से घुलना मिलना चाहते थे। दूसरे पक्षी राजा को बड़ी हे दृष्टि से देखने लगे और मजाक उड़ाने लगे। बहना कितनी सुंदर है, भाई पूरा बंदर है। वाह रे राजा भैया, दिखे टूटा दरवाजा और नाम रख दिया राजा। राजा भैया यहाँ से चलो, यहाँ सब हमारी कदर नहीं जानेंगे, अब हम इनके साथ कभी नहीं खेलेंगे। वह अपनी बहन गुड़िया के साथ वहां से चल पड़ा। वह जानता था कि उसकी बहन उसे बहुत प्यार करती है, इसलिए वह उसकी तरफदारी करती है। राजा पेड़ पर से उड़ा और कमजोरी के कारण बीच में ही थक गया और लौटकर फिर पेड़ पर आ गया। अरे राजा, तुम पेड़ से दूर मत जाया करो। तुम शक्ल सूरत से हमारी बिरादरी के लगते हो, हमारी टोली में शामिल हो जाओ। एक बात है, कमजोर हड्डी वाले पक्षी हो, तुम्हें हमारे दल में पीछे रहना होगा। ज्यादा मेहनत का काम नहीं कर पाओगे, ठीक से उड़ भी नहीं पाओगे। राजा को बहुत दुख हुआ और अपने आप पर उसे गुस्सा भी आया। मेरे साथ कोई खेलना नहीं चाहता, भगवान ने मुझे दुनिया में क्यों ही भेजा? मैं पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? जब बहुत देर तक राजा पेड़ पर नहीं लौटा, तब उसकी माँ कबूतरी मंजरी ने गोगा कबूतर को भी बताया और दोनों अलग अलग दिशा में अपने बेटे को ढूंढने के लिए चल पड़े। मंजरी मन ही मन सोच रही थी कि उसका बेटा तो आसपास के जंगल की दिशाएं भी नहीं जानता, वह न जाने कहाँ चला गया। उधर राजा उड़ते उड़ते जंगल में बहुत दूर चला गया। आज उसने कुछ ठीक से खाया भी नहीं था, फिर भी वह उड़ते हुए थक नहीं रहा था। वह एक पेड़ पर बैठ गया। उसी पेड़ पर कुछ मोर पक्षी भी बैठे थे। उन्हें देखकर वह डर गया। यह सभी मोर कितने सुंदर दिख रहे हैं। एक मोर ने राजा को देख लिया और वह उसके पास आ गया। राजा छिपने लगा। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजा है। मैं रास्ता भटक गया हूँ, मैं चला जाऊंगा, मेरा मजाक मत उड़ाइए। बेटा, उसे खाना दिया गया और वह बड़े प्यार से खाने लगा। उसने अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में मोर काका को बताया। मोर काका ने वैद्यराज लाल तोता को बुलाया। लाल तोता ने राजा की पूरी जांच की। इस बच्चे को जन्म से ही एक बीमारी है, जिसके कारण इसका रंग काला हो गया। उसी बीमारी के कारण ये कमजोर भी है। राजा मोरों के साथ उसी जंगल में रहने लगा और लाल तोता वैद्य द्वारा उसका इलाज चलने लगा। वह सबकी सेवा भी करता था। धीरे धीरे उसने सबके दिल में जगह बना ली। कुछ दिन तक उसका इलाज चलता रहा, लेकिन स्वास्थ्य में कोई फर्क नहीं आया। एक दिन अचानक राजा ने नदी के पानी में अपना चेहरा देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसका रंग साफ हो गया था और चेहरे पर चमक आ गई थी। राजा बेटा, अब इलाज का फर्क दिखने लगा है। आप लोगों के प्यार और मेहरबानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। तोता काका की दवाओं ने जादू कर दिया। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ।